हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जे एडवांस 2025 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स का है और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए हाइड्रोजन एटम इनिशियली एट रेस्ट इन इट्स ग्राउंड स्टेट। एक हाइड्रोजन एटम है जो इनिशियली रेस्ट में है और ग्राउंड स्टेट में है। देखिए, ये हाइड्रोजन एटम हो गया और रेस्ट में है तो V इक्वल्स 0, N इक्वल टू 1 में है, सीधा एनर्जी लिखते हैं हम लोग। ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम का एनर्जी आप लोग पढ़े होंगे बोर थ्योरी में, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कह रहा है कि एब्जॉर्ब्स ए फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी ν1 एंड इजेक्ट्स द इलेक्ट्रॉन विथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए, एक फोटोन इस पर इंसिडेंट हो रहा है, ν1 इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, और जैसे ही ये एटम इसको एब्जॉर्ब करता है इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। प्रोटॉन के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो प्रोटॉन को हम लोग मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि ये रेस्ट में ही रह गया। और इलेक्ट्रॉन जो है इसका ये बाहर निकल गया इस एटम के फील्ड से कितने काइनेटिक एनर्जी के साथ, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब जरा सोचिए कि इस फोटोन के पास कितना एनर्जी था ताकि ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी आ गया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा, इस एटम के पास एनर्जी था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले तो इसको जीरो बनाया होगा ताकि ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का इंटरेक्शन खत्म हो सके। तो इसके लिए कितना एनर्जी चाहिए था, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको जो मिला, और तब ये इलेक्ट्रॉन निकला कितने एनर्जी के साथ, 10। मतलब टोटल एनर्जी कितना दिया ये फोटोन इसको, तो 13.6 पहले प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करने के लिए, फील्ड से एक दूसरे के फील्ड से बाहर जाने के लिए, और 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का जो है। मतलब टोटल आ गया इसका एनर्जी 23.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस फोटोन का एनर्जी। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। द इलेक्ट्रॉन देन कंबाइंस विथ ए पॉजिट्रॉन एट रेस्ट टू फॉर्म ए पॉजिट्रोनियम एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आगे चल के एक पॉजिट्रॉन के साथ रिएक्ट किया। अब पॉजिट्रॉन को भी हम लोग इस सिंबल से ही लिखते हैं। यहाँ देखिए, इस ई को थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। चेंज इसलिए कि पॉजिट्रॉन जब आ गया तो इलेक्ट्रॉन के मास को हम लोग 0 एज्यूम करते हैं और चार्ज को -1 एज्यूम करते हैं। इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर जो सिंबल है वो लिख लिए। और पॉजिट्रॉन जो होता है उसका मास तो 0 ही होगा, लेकिन चार्ज +1 प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होता है। और पॉजिट्रॉन के बारे में क्या बोल रहा है, पॉजिट्रॉन रेस्ट में था, मतलब इनिशियली ये रेस्ट में था, V इक्वल्स 0। ये इलेक्ट्रॉन आया, इससे कंबाइन कर गया। कंबाइन करने के बाद ये एक सिस्टम बना लिया। इस सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है, हम मान लेते हैं X। एक एटम बना, लिखा हुआ है द इलेक्ट्रॉन देन कंबाइंस विद ए पॉजिट्रॉन एट रेस्ट। रेस्ट में पॉजिट्रॉन था, कंबाइन किया टू फॉर्म ए पॉजिट्रोनियम एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। ये X ग्राउंड स्टेट में बनता है। अब अगर X का रिप्रेजेंटेशन देखें मास और चार्ज के लिए, तो 0 और 0 को जोड़ेंगे तो 0 ही होगा, और चार्ज प्लस माइनस तो चार्ज इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड साइमल्टेनियसली एमिट्स ए फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी ν2। और साथ साथ एक फोटोन भी रिलीज किया जा रहा है, जिसका सिस्टम रिलीज कर रहा है, जिसका फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, ν2। द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजल्टिंग पॉजिट्रोनियम एटम मूव्स विथ काइनेटिक एनर्जी 5। अब देखिए, इसका काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है इस एटम का 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज गिवन दैट पॉजिट्रॉन हैज सेम मास एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन के बारे में तो बताया ही कि मास सेम होता है इलेक्ट्रॉन के जैसा, और चार्ज प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रोनियम एटम कैन बी कंसिडर्ड एज ए बोर एटम इन विच इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन ऑर्बिट अराउंड देयर सेंटर ऑफ मास। अब देखिए, ये जो X के बारे में बोल रहा है कि ये जो X बना है, जिसको हम लोग 0 0 एज्यूम किए हैं, एक्चुअल में ये क्या है, तो ये इलेक्ट्रॉन 0 और -1, और ये पॉजिट्रॉन 0 और +1, ये इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, यही दिया हुआ। और यहाँ बोर थ्योरी वैलिड है, ये लिखा है क्वेश्चन में। तो ये रेडियस अगर r मान लें तो ये रेडियस भी r हो जाएगा, यही cm हो गया, सेंटर ऑफ मास। क्योंकि दोनों का मास आइडेंटिकल है तो सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली बीच में लाई करेगा, सेंटर में लाई करेगा। Considering no other energy loss during the whole process, difference between two photon energies in electron volt is। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो हम लोगों का एनर्जी क्लियर है। इसी पार्ट में हम लोगों को एनर्जी के बारे में कैलकुलेट करना होगा, इस लास्ट पार्ट में। तो सबसे पहले देखिए, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलके ये सिस्टम बनाया X, जिसको यहाँ रिप्रेजेंट किए हैं, तो इस सिस्टम में कुछ एनर्जी रिलीज होगा। क्यों रिलीज होगा, क्योंकि एक बाउंडेड सिस्टम हो गया।
और बाउंडेड सिस्टम हमेशा जब भी बनता है तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होता है। कितना एनर्जी रिलीज होगा ये निकालना है हम लोगों को। तो देखिए सबसे पहले आप बामर के फॉर्मूला को जो रेडबर्ग मॉडिफाई किए थे, ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे वेवलेंथ के कैलकुलेशन के लिए। 1/λ इक्वल्स रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1/n² माइनस 1/m²। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए फॉर्मूला रेडबर्ग मॉडिफाई किए थे, जहां r का वैल्यू ये होता है m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन e⁴ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर प्लैंक्स कांस्टेंट का पावर 3 इंटू सी। यही होता है रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू। अब देखिए यहाँ से ये 1/λ है, अगर इस इक्वेशन में हम लोग hc से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया hc/λ, उस फोटोन का एनर्जी जो इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में रिलीज हुआ है या जो एब्जॉर्ब किया है, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। तो r का वैल्यू बाद में ये पुट करेंगे जहां जरूरत पड़ेगा, और पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। RHc इंटू 1/n² माइनस 1/m²। अब देखिए राइट साइड जो है इसको हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं। पहले सेकेंड टर्म को लिखते हैं माइनस RHc डिवाइडेड बाई m², ये तो माइनस साइन के साथ है ही, और 1/n² वाला टर्म में जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये प्लस है, तो प्लस को हम लोग माइनस और माइनस RHc/n² लिख लेते हैं। अब ये किस फॉर्म का हो गया, ये nth ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा तब सिस्टम का एनर्जी हो गया, और ये mth ऑर्बिट में जब रिवॉल्व कर रहा तब सिस्टम का एनर्जी हो गया। मतलब यहां से हम लोग सिस्टम के nth ऑर्बिट का एनर्जी लिख सकते हैं, किसके लिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइंस के वेवलेंथ के लिए। तो En इक्वल्स हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइंस का ही ये वेवलेंथ बताए थे रेडबर्ग बामर के फॉर्मूला को मॉडिफाई करके। तो En इक्वल्स यहां से हम लोग लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, माइनस RHc डिवाइडेड बाई n²। अब यहां से अगर हम लोग RHc का वैल्यू पुट कर दे, देखिए R एक H को ले आइए इधर और C को भी ले आइए, तब ये वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस तो ये रहेगा ही, और RHc का वैल्यू देखिए क्या आ जाएगा, Me⁴ डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h², और यहां से आ गया आपका n²। यही हाइड्रोजन एटम का, हाइड्रोजन एटम के एनर्जी में एक Z² होता है, तो Z हाइड्रोजन के लिए तो 1 हो जाएगा। यही आपका हाइड्रोजन के nth ऑर्बिट का एनर्जी है। अगर हम लोग ग्राउंड स्टेट का बात करें तो n इक्वल टू क्या वैल्यू पुट कर देंगे, n इक्वल टू 1 रख देंगे। खैर अब देखिए यही जो एनर्जी आपका आता है En इक्वल्स, ये वैल्यू हो जाता है आपका माइनस 13.6 इंटू 1/n² हाइड्रोजन के लिए, और अगर हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, आयन के लिए कैलकुलेट किए होंगे आप लोग, यही वैल्यू Z²/n² हो जाएगा। खैर हमको हाइड्रोजन लाइक से मतलब नहीं है, हाइड्रोजन से ही मतलब है। यही फॉर्मूला हुआ आपका किस यूनिट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब देखिए यहाँ जो हम लोग आए इसलिए कि ये जो सिस्टम है हम लोगों का, ये इलेक्ट्रॉन मास m, ये पॉजिट्रॉन आइडेंटिकल पार्टिकल है, इसका भी मास m। अब इसका हम लोग रिड्यूस्ड मास वाले फॉर्मूला से, रिड्यूस्ड मास म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 और बाई m1 प्लस m2, ये हो गया कितना आपका m/2। तो इस सिस्टम का जो रिड्यूस्ड मास का वैल्यू आ गया m/2। अब इसमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ me के जगह पर रिड्यूस्ड मास का वैल्यू पुट कर देना है m/2। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हाफ हो जाएगा, जो भी वैल्यू यहाँ आया है ये हाफ हो जाएगा। मतलब अब हम लोग E1 लिख सकते हैं ग्राउंड स्टेट का एनर्जी, किसका, इस सिस्टम का, इस सिस्टम का ग्राउंड स्टेट का एनर्जी कितना हो जाएगा। तो ये वैल्यू जितना आया है n इक्वल्स 1 और इसका हाफ, क्यों हाफ, क्योंकि अब रिड्यूस्ड मास का फैक्टर आ गया me, तो me की जगह पर क्या लिखेंगे, me/2, तो 8 की जगह पर क्या हो जाएगा, ये 16 हाफ हो गया। तो E1 इक्वल्स आ गया आपका माइनस 13.6 और डिवाइड बाई 2, और n तो 1 हो गया तो 1 का स्क्वायर यही रह जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगा कितना आपका, -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए सिस्टम में क्या हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन के पास कितना एनर्जी था, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जैसे ही ये सिस्टम फॉर्म हुआ -6.8 आया, मतलब 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हुआ। तो टोटल एनर्जी हम लोग के पास कितना हो गया अब, 10 + 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इस एनर्जी में से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेके ये सिस्टम चल दिया, यहाँ लिखा हुआ है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको मिला है। तो इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर एनर्जी हम लोग घटा दें तो जो भी एनर्जी बच गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में,
यही एनर्जी हो जाएगा किसका, आपका इस फोटोन का एनर्जी हो जाएगा। इसको E2 लिख लेते हैं, सेकेंड फोटोन का एनर्जी E2। अब यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई कर लें तो E2 इक्वल्स आ गया 10 - 5 5 11.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अब हम लोगों को क्या निकालना था, देखिए क्वेश्चन में कि दोनों फोटोन के बीच की एनर्जी का डिफरेंस निकालना है। तो पहला का एनर्जी कितना है 23.6 डेल्टा ई 23.6 और माइनस 11.8, इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर ले हम लोग तो ये वैल्यू आ जाएगा कितना 8 पॉइंट और 2 - 1 1 11.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यहाँ आंसर की जगह पर 11.8 लिख देंगे, 80 भी आप लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट तो दिया ही हुआ है। यह इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।